नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं और हम इस पुस्तक के अपने द्वितीय अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारे द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय के 6 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के 7वें भाग को पढ़ने जा रहे हैं और इस 7वें भाग में हम पढ़ेंगे प्रभाव, सत्ता तथा कानून के बारे में। यह कैसे हो सकता है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित है, जहां कीमतें तथा सुविधाएं अनियमित रूप से बटे हुए हैं। तो बिल्कुल हमने पिछले भाग में यह चर्चा करना प्रारंभ कर दी थी कि किस प्रकार से समाज में स्तरीकरण है, किस प्रकार से जो विभिन्न सुख सुविधाएं हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती हैं। तो उसी संबंध में हमें यह भी जानना है कि प्रभाव अप्रतिरोधक हो ही नहीं सकता है। प्रभाव हमेशा प्रतिरोधक होता है क्योंकि यह वास्तव में असंतुलित संबंधों पर आधारित होता है और कीमतें तथा सुविधाएं किसी भी समाज में या समाज के हिस्से में अनियमित रूप से बटे हुए हैं, समान रूप से बटे हुए नहीं हैं। उत्तर का आंशिक भाग हमें पूर्व अध्याय की परिचर्चा से प्राप्त हो चुका है। प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल ये चर्चा हमारे पिछले अध्याय में भी चल रही थी। उसी से हमें इस प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से प्राप्त हो जाता है। तो बिल्कुल वहाँ ये बात हमने की, ये चर्चा हमने की कि जो प्रभावशाली वर्ग हैं वो असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर ही सहयोग प्राप्त करते हैं, यानी कमज़ोर वर्गों से वे अपनी शक्ति प्रदर्शित करके उनसे निश्चित ही सहयोग प्राप्त कर पाते हैं। परंतु यह शक्ति काम क्यों करती है? क्या यह कार्य केवल शक्ति के भय से करता है? तो ये शक्ति जो है प्रभावशाली वर्गों की, वास्तव में यह कार्य ही कैसे कर पाती है, क्यों काम करती है, और क्या ये जो कार्य है सहयोग का, यह सिर्फ शक्ति के भय से ही करता है व्यक्ति या कोई और भी कारण होते हैं? यहाँ हम समाजशास्त्र की मुख्य संकल्पना वैधता पर आते हैं। अब ये जानने के लिए कि यह जो प्रभावशाली वर्गों की शक्ति है वह क्यों काम करती है, हमें समाजशास्त्र की एक मुख्य संकल्पना वैधता की चर्चा करनी होगी। सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है स्वीकृति की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है। तो वास्तव में सामाजिक संदर्भ में जब हम वैधता की चर्चा करते हैं तो वैधता क्या इंगित करती है? वैधता एक स्वीकृति की स्थिति को इंगित करती है और यह स्वीकृति की स्थिति जो है यह शक्ति संतुलन के क्षेत्र में अंतर्निहित रूप से पाई जाती है। ऐसी चीज़ें जो वैध हैं वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसी सभी चीज़ें जो वैध हैं उन्हें उचित माना जाता है, सही माना जाता है, ठीक कहा जाता है। बृहत स्तर पर यह सामाजिक संविदा का अभिस्वीकृत भाग है जो सामयिक रूप से प्रचलित है। तो यदि बृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर हम देखें तो यह जो वैध शक्ति है यह सामाजिक संविदा का, यानी आपसी समझौतों का, समाज में एक प्रकार की संविदा की स्थिति या समझौते की स्थिति जो बनती है अलग अलग वर्गों के मध्य, उसका एक अभिस्वीकृत भाग है, यानी एक स्वतः स्वीकृत भाग है जो सामयिक रूप से प्रचलित है, जो समय के अनुसार धीरे धीरे प्रचलित होता गया है। संक्षेप में वैधता अधिकार, संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। तो जब हम बात कर रहे हैं वैधता की, तो वैधता किसमें पाई जाती है या कहाँ निहित है? तो अधिकार, संपत्ति और न्याय, इनके जो प्रचलित मानदंड हैं उनकी ही अनुरूपता जो है वो बनाए रखती है वैधता को। तो जिनके पास अधिकार है, जिनके पास संपत्ति है या जो न्याय के क्षेत्र में प्रचलित है, उस प्रकार की सभी मानदंडों की अनुरूपता ही वैधता को इंगित करती है। शक्ति समाज में किस प्रकार से परिभाषित होती है?
शक्ति अपने आप में एक सच्चाई है, यह कानूनी हो सकती है अथवा नहीं। तो समाज में शक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो हम जानते हैं कि यह अपने आप में एक सच्चाई है कि जो शक्ति है वह कानूनी भी हो सकती है या कानूनी ना हो, ये भी हो सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्याय संगत तथा ठीक समझी जाती है। तो सत्ता शब्द को परिभाषित करते हुए जो मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता जो है वह वास्तव में कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्याय संगत और ठीक मानी जाती है, उचित मानी जाती है। उदाहरण के लिए एक पुलिस ऑफिसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक सब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल हम इनमें से किसी भी उदाहरण को लें, एक पुलिस अफसर हो, एक जज हो या एक विद्यालयी शिक्षक हो, ये सभी अपने अपने कार्य में निहित सत्ता का आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों की रूपरेखा को देखते हुए प्रदान की गई है। लिखित कागजातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है तथा क्या नहीं का बोध होता है। तो ये जो शक्ति प्राप्त है किसी पुलिस अफसर को, एक विद्यालय के शिक्षक को या एक जज को, यह विशेषकर उनके जो सरकारी कार्य हैं, उस पद के साथ जो जुड़े कार्य हैं, उनकी रूपरेखा को देखते हुए ही उन्हें प्रदान की गई है। और लिखित कागजात जो होते हैं उनके द्वारा वास्तव में सत्ता क्या कर सकती है क्या नहीं, यानी उस व्यक्ति की, उस पद की सत्ता के अंदर क्या सम्मिलित है क्या नहीं, इसका हमें बोध हो पाता है। सत्ता का अर्थ है कि समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने को तैयार हैं, इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हैं। तो बिल्कुल सत्ता की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सत्ता का अर्थ वास्तव में यही है कि जो समाज के अन्य सदस्य हैं, जो उस सत्ता के निहित नियमों को और नियमावलियों को मानने को तैयार होते हैं, उन्हें इस सत्ता को उस विशेष क्षेत्र में मानने के लिए या उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मसलन एक जज का कार्यक्षेत्र कोर्ट रूम होता है और जब नागरिक कोर्ट में होते हैं उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है अथवा उनकी शक्ति से वे असहमति जता सकते हैं। तो बिल्कुल एक जज के कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो एक जज का कार्यक्षेत्र जो है कोर्ट रूम होता है और कोर्ट रूम में जब नागरिक होते हैं तो उन्हें उस जज की आज्ञा का ही पालन करना होता है, या फिर वे उनकी शक्ति जो है या जज की जो शक्ति है उससे अपनी असहमति प्रदर्शित कर सकते हैं। वे ये कह सकते हैं कि हम इस सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। कोर्ट रूम के बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की तरह हो सकता है। और यदि हम बात करें कोर्ट रूम के बाहर की, तो कोर्ट रूम के बाहर नागरिकों पर जज अपनी आज्ञा मनवाने के लिए सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता है। वहाँ पर जज भी किसी अन्य नागरिक की तरह ही होता है। अतः सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। तो ये जो जज है जिसकी कोर्ट रूम में खुद की सत्ता है, उसे सड़क पर चलते हुए पुलिस की जो कानूनी सत्ता है उसको मानना पड़ता है। अपनी ड्यूटी पर पुलिस सभी नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करती है, केवल अपने बड़े ऑफिसर को छोड़कर। तो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर रहते हुए सभी पुलिसकर्मी जो हैं वे नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करते हैं, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी अपने बड़े ऑफिसर की निगरानी नहीं रखता है। तो अपने बड़े ऑफिसर को छोड़कर सभी नागरिकों की क्रियाओं पर वे निगरानी रख सकते हैं। परंतु नागरिकों का निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से तब तक बाहर रहता है जब तक वे संदिग्ध अथवा गैर कानूनी कार्य ना करें। तो यहाँ यह भी समझना ज़रूरी है कि जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिकों का जो निजी जीवन है वह पुलिस के अधिकार क्षेत्र की सीमा में नहीं आता है, उससे दूर रहता है। कब तक बाहर रहता है? तब तक कि कोई भी नागरिक कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा हो या कोई गैर कानूनी कार्य वो कर रहा हो, तब तक पुलिसकर्मी उसके निजी जीवन से संबंधित किसी भी क्रिया पर अपनी सत्ता नहीं लगा सकते।
अलग तरीके से, अलग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की शक्ति निहित है वह कम सख्ती के साथ परिभाषित की गई है। शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है। अब यदि हम बात करते हैं एक शिक्षक की, तो यहाँ बिल्कुल अलग तरीके की सत्ता जो है वो देखी जाती है, क्योंकि यह कम सख्ती वाली सत्ता होती है और शिक्षक की सत्ता वास्तव में कक्षा के अंदर अपने छात्रों पर देखी जा सकती है। उनकी सत्ता का क्षेत्र उसके छात्रों के घर तक विस्तृत नहीं है, जहां माता पिता अथवा अभिभावकों के कर्तव्य तथा शक्ति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल उनकी सत्ता का जो क्षेत्र है, किसकी, शिक्षकों की सत्ता का क्षेत्र, ये छात्रों के घरों तक नहीं फैला हुआ है, जहां पर कि उनके माता पिता या फिर जो अभिभावक है उनके कर्तव्य या शक्ति जो है वही बच्चों पर लागू होते हैं और वही बच्चों के व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिक्षक की सत्ता सिर्फ कक्ष या विद्यालय तक ही सीमित होती है। कुछ अन्य प्रकार की सत्ता होती है जिनको सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सहयोग तथा सहमति बनाने में वे बेहद प्रभावी होते हैं। तो इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार की भी सत्ता होती है, उन्हें सही प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है या कोई सख्त परिभाषा उनकी नहीं दी गई है, लेकिन सहयोग और सहमति बनाने के लिए ये अलग प्रकार की सत्ताएं भी प्रभावी रहती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण धार्मिक नेता की शक्ति है, और ऐसी सत्ता जो कि शक्ति से परिभाषित नहीं है, उसका एक उदाहरण है किसी भी धर्म विशेष के धार्मिक नेता की शक्ति। यद्यपि कुछ संस्थागत धर्मों ने आंशिक रूप में इस सत्ता को औपचारिक बनाया है, परंतु एक धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक हुए बिना भी अत्यंत ताकतवर होते हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसे धर्म भी हैं जहां पर कि आंशिक रूप से ये जो धार्मिक नेता की शक्ति है या सत्ता है उसे औपचारिक बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक धार्मिक वर्ग के नेता की हम बात करें या किसी छोटी संस्था के या अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, वे औपचारिक हुए बिना भी काफ़ी ताकतवर होते हैं। उनके कहने पर उस धर्म विशेष से संबंधित लोग कुछ भी सदैव करने को तैयार रहते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी अपने अपने क्षेत्रों में बिना औपचारिक हुए काफ़ी शक्तिशाली हैं। तो धार्मिक नेता के अलावा और भी कई ऐसी भूमिकाएं हैं, जैसे शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा विभिन्न बुद्धिजीवी, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। औपचारिक रूप से इनकी सत्ता की परिभाषा नहीं दी जा सकती, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में ये काफ़ी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। यह अपराधी गिरोह के मुखिया के लिए भी सही है कि उसके पास बिना किसी औपचारिक मानदंडों के पूर्ण सत्ता होती है। और इसी में एक उदाहरण हम और जोड़ सकते हैं किसी भी अपराधी गिरोह के मुखिया के लिए, क्योंकि वो जो अपराधी गिरोह का मुखिया है उसके पास कोई औपचारिक रूप से कोई मानदंडों को पूरा करते हुए सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास अपनी एक अलग ही प्रकार की सत्ता होती है। सुस्पष्ट संहिता तथा अनौपचारिक सत्ता में अंतर कानून के बोध में प्रासंगिक है। तो किसी सुस्पष्ट संहिता की हम चर्चा करें या एक अनौपचारिक सत्ता की हम चर्चा करें, तो इन दोनों के मध्य अंतर होता है, और ये जो अंतर होता है यह कानून के समझ के साथ प्रासंगिक हो जाता है। यदि हम कानून जानते हैं, कानून को समझते हैं, तो इन दोनों के मध्य के अंतर को समझ सकते हैं। कानून सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं। तो हम जानते हैं कि कानून क्या होते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड या नियमों से हम कानून की व्याख्या करते हैं। तो कहीं भी या किसी भी स्थान का जो कानून है उसमें कुछ बिल्कुल स्पष्ट संहिताबद्ध कुछ मानदंड या कुछ नियम सम्मिलित होते हैं। यह ज़्यादातर लिखे जाते हैं तथा नियम किस प्रकार बनाए अथवा बदले जाने चाहिए अथवा कोई उनको तोड़ता है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। तो बिल्कुल यह जो कानून है ये अक्सर लिखे जाते हैं यानी लिखित रूप में पाए जाते हैं, और नियम में बदलाव कैसे होगा या ये जो नियम है उनमें किस प्रकार से उन्हें बनाया गया है, ये
सारी चीज़ें भी लिखित में पाई जाती हैं। और यहाँ तक कोई अगर किसी नियम को, कानून को तोड़ता है तो उस कानून के तोड़ने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके लिए किस प्रकार का दंड देना चाहिए, यह सब भी कानून में स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। तो बिल्कुल ये आप जानते ही हैं कि आज का जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाज है इसमें कानून विधायिका तैयार करती है। और ये जो विधायिका है ये किससे बनी होती है? तो विधायिका का निर्माण कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है, यानी जनता से चुने गए प्रतिनिधियों से विधायिका बनती है और वही विधायिका विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। राष्ट्र का कानून वहाँ की जनता के नाम पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। तो बिल्कुल किसी भी राष्ट्र का जो कानून है वह वहाँ की जनता के नाम पर जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है या चलाया जाता है। ये कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। ये कानून ही विशेष नियमों को बनाते हैं और इन नियमों के द्वारा ही किसी भी शासक वर्ग के द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष से सहमत हूँ या नहीं, यह नागरिक के रूप में मुझे जोड़ने वाली ताकत है। तो बिल्कुल कानून जो है वह उस राष्ट्र विशेष के, समाज विशेष के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। अब एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष से सहमत हूँ या नहीं, यानी किसी नियम से सहमत हूँ या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नागरिक के रूप में मुझे जोड़ने की एक ताकत है, यानी उस समाज से मैं जुड़ा हूँ, उस समाज का मैं हिस्सा हूँ, यह प्रदर्शित करने के लिए हम उस कानून को स्वीकार करते हैं तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यताओं से हटकर, और जो विभिन्न प्रकार के नागरिक हैं उनकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन उन सभी मान्यताओं के बावजूद भी वे इस समाज से जुड़े हुए हैं, उस राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। उन्हें जोड़ने वाली जो ताकत है वह कानून के रूप में है। अतः प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है, परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है, जिसका एक बेहतर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। तो हम प्रभाव विशेष की बात करें तो प्रभाव शक्ति के तहत ही कार्य करता है और इसमें से अधिकांश जो शक्ति होती है वो वास्तव में कानूनी रूप से संहिताबद्ध होती है, कानूनी शक्ति होती है या सत्ता होती है, और इसका जो बड़ा भाग है वह कानून द्वारा संहिताबद्ध रूप में, लिखित रूप में पाया जाता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमति तथा सहयोग नियमित रूप से तथा भरोसे के आधार पर लिया जाता है। तो कानूनी संरचना की हम बात करें या संस्थागत मदद की जो स्थिति है, इन दोनों के कारण ही सहमति और सहयोग नियमित रूप से आगे बढ़ते हैं या भरोसे के आधार पर ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। तो यह जो सहयोग है यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र या जो उस शक्ति से प्रभावित लोग हैं उनको समाप्त करने का कार्य नहीं करता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का या सुचारू रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह उल्लेखनीय है कि कई प्रकार की शक्तियां हैं जो समाज में प्रभावी हैं, हालांकि वे गैर कानूनी हैं और यदि कानूनी है तब कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। बिल्कुल यह भी उल्लेखनीय है कि कई प्रकार की शक्तियां हैं जो कि समाज में प्रभावी हैं या अपना प्रभाव डालती हैं, ये गैर कानूनी है, यानी इनमें से कई जो शक्तियां हैं वे कैसी हैं, गैर कानूनी हैं, और यदि कानूनी भी हैं तो भी कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। यह कानूनी सत्ता तथा अन्य प्रकार की शक्तियां हैं जो सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित
करती है। तो वास्तव में कानूनी सत्ता और अन्य सभी प्रकार की शक्तियाँ मिलकर के सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति को और उसकी गतिशीलता को निर्धारित करती हैं। यानी किसी भी समाज विशेष में जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है उसकी कैसी प्रकृति है, उस सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं या कैसी गतिशीलता पाई जाती है, यह निर्धारित करने में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस अध्याय का 7वां भाग जो है वो पूर्ण कर लिया है। इस भाग में हमने सत्ता की बात करी है, हमने शक्ति की बात करी है और प्रभाव की बात की है। हम हमारे इस अध्याय को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।